चलो पहला क्वेश्चन देखो। इसमें कहा गया इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ पोल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। बताओ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इसमें। लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ द पोल, तो ये मान लो पोल हो गया, ये इसकी शैडो हो गई। ठीक, इसकी हाइट अगर h है, शैडो की हाइट दे दी गई है √3 टाइम्स h है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहीं कहीं सन होगा। ठीक, ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल बताना है थीटा। तो क्या लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है h, बेस है √3h, यहाँ पे एच कट गया, ये नहीं आनी हुआ है, एच कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3 कब होता है थीटा, 30 डिग्री। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर ये याद रखना है प्रोडक्ट पूछा गया है, अपीयरिंग देम ऑन देम इज नोटेड। ठीक, 2 डाइस है, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑन द नंबर्स लाइज बिटवीन 8 एंड 13। तो 8 और 13 के बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहले 1 से स्टार्ट करो। क्या 1 में कोई ऐसा है जिसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 आ जाए, नहीं है। 2 में देखो, तो 2 के साथ और क्या क्या हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है 4। ठीक, तो पहला 4 हो जाएगा, तो 2,4 पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा 2,5, तीसरा हो जाएगा 2,6, क्योंकि 2 6 12। अगला 3 में देखो, 3,2 तो आएगा नहीं, 3,3, 3,4। अब 3,5 नहीं आएगा क्योंकि 3 5 से 15 हो जाता है। अब आगे बढ़ो 4 पे देखो, तो 4 पे भी अगर देखोगे तो 2 मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा, 4,2, 4,3, 4 3 12। 5 पे देखो, 5 पे मिलेगा 5,2, 5,3 भी नहीं होगा, 5,1 भी नहीं होगा। 6 पे देखो 6,1। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गई। ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, हाँ 6,2 भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि 6,2 होता है 12। ठीक, तो गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 10। टोटल आउटकम्स, क्योंकि डाइस को, 2 डाइस को उछाला गया है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगी टोटल आउटकम्स, तो 36 हो गया। ठीक है, तो 5 देखो इसमें तो फिलहाल 5/18 आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है 5/18, तो हम लोग एक चीज ये चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि 8 और 13 को इंक्लूड ही ना किया हो। तो अगर मान लो 13 तो आ ही नहीं सकता, तो अगर मान लो 8 को ना इंक्लूड करें तो देखो कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो एक ये कट जाता, 4 2 जा 8, और एक ये कट जाता, 2 कट जाते, और तो कोई ऐसा है नहीं जो 8 वाला हो। ठीक है, तो 2 अगर कट कर दे तो 8/36 हो जाता। अब 8/36 कर रहे हैं, तो देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो इसलिए 2/9 इसमें सही होगा। तो जब भी ये ऐसे याद रखो कि इसमें क्योंकि कहा गया नंबर लाइज बिटवीन 8 एंड 13, इसका मतलब क्या है, 8 एंड 13 को इंक्लूड नहीं किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। अगर 8 एंड 13 को इंक्लूड कर दिया होता तो आंसर आता 5/18। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में कहा गया, चलो बताओ थर्ड बताओ कैसे होगा। देखो इसमें कहा गया है k,3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 15। ठीक, देन k एंड p, k,p विल बी। इसका मतलब क्या हुआ कि k,3 जो है ये लाई करेगा किस पे, इस लाइन पे लाई करेगा, और दूसरा क्या है कि k,3 जो होगा वो इस पे भी लाई करेगा। तो जब ये लाई कर रहा है तो पहली चीज तो हमको क्या पता चल गई कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो पहला तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू हमको सीधे सीधे पता चल गई, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी, जो कि 15 है। अब जो k+3 है वो इस पॉइंट पे भी लाई कर रहा होगा।
ठीक है, मतलब इस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो क्या करो कि x की जगह k पुट कर दो, तो k प्लस p इंटू वाई, कितना है, y है 3, इज इक्वल टू क्या दिया है, इज इक्वल टू दिया है 6। और k था क्या, k था 15, या x को सीधे सीधे हम 15 मान सकते हैं, तो 15 था। तो क्या आ गया 15 और ये हो गया 6, इसको उधर भेज दो। तो p इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो हमारे पास क्या है, k जो है 15 है और p जो है वो -3 है। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नहीं था। चलो अगला करो। तो देखो इसको कैसे करना है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले तो ये समझो, एट एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0 कोऑर्डिनेट हो गया। अभी जो x, 0 कोऑर्डिनेट है ये इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट से। पहला पॉइंट है 5, -3 और दूसरा पॉइंट क्या है 4, 2 है, मान के चलो ऐसे। अब क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दो। तो ये हो जाएगा, देखो कैसे यूज करेंगे, तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस, पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऊपर वाली, 0 -3 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 9, इज इक्वल टू x -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो हम इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x या 25 माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब कुछ और तो कटेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो x वाला टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको LHS में भेज देते हैं। तो देखो 25 प्लस 9 क्या हो गया, 34 हो गया। 34 माइनस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 10x उधर आएगा तो 10x माइनस 8x, तो 2x बना देगा। तो ये आ गया कितना, 14 आ गया, इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 7, 0। तो बी ऑप्शन इसमें सही। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, एक नंबर में भी सीबीएसई बोर्ड जो है स्टैंडर्ड में टफ क्वेश्चंस देता है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5th -11, चलो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस k -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आ गया 50, तो 50 प्लस 10 हो गया 60। तो ये 50 हुआ था, 50 प्लस 10 हो गया था 60। तो 60 इज इक्वल टू माइनस k-1 इंटू 5, ठीक। या इसको अगर ऐसे पहले ही कर लेते हैं कि 5k हो जाता है, ये इसको हटाएं पहले, तो हो जाता 60 प्लस 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो 55 इज इक्वल टू -5k, तो k इज इक्वल टू -11 आएगा, बी ऑप्शन, ठीक। तो बीपीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स एम अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन एक्स जेड। अब देख लो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई हमको दिया है 6, तो ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। बताना क्या है, एक्स एम मतलब इसको बताना है, तो ये हो गया x/6 इज इक्वल टू एक्स एन बाई एक्स जेड। अब एक्स एन और एक्स जेड में देखो रिलेशन भी दे दिया गया है, तो एक्स एन बाई एक्स जेड क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6/4, और 6/4 का मतलब क्या है, 1.5। तो इसमें बी ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो एलसीएम बताना है दोनों का,
m दिया हुआ है p की पावर 5 क्यू स्क्वायर, n दिया है p की पावर 3 क्यू की पावर 4। एलसीएम में l लिखा है, लिखा हुआ लोएस्ट रहता है लेकिन बताते क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर p की, इसमें देखो पहले वाले में p की हाईएस्ट पावर क्या दी गई है, p की पावर 5 दी है, तो p की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ q की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 4 है, q की पावर 4, तो p की पावर 5 q की पावर 4 कहाँ है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलो करो क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं कैसे आएगा इसका। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो एक डायग्राम छोटा सा बना लिया करो। तो पी और क्यू ये पॉइंट हो गया, डिवाइडेड इंटरनली बाय पॉइंट एम। तो ये पॉइंट मान लो एम है, एम के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 2, -3 दे दिए। देखो तो P हो गया, P पॉइंट हमको दिया था कितना, -5, 11 दिया है, M दिया है, और Q जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो Q को मान लो x, y मान लिया। ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें हम लोग को दिया है PM और MQ का रेशियो 7:2 है, तो PM और MQ 7:2 हो गया। अब 2 जो है, बीच वाला ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो m और x2 मतलब 7x प्लस nx1, तो n है हमारे पास 2, x1 है -5, तो हो जाएगा -10 अपॉन m प्लस n होता है, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9, 9 2 हो जाएगा 18, तो 18 = 7x - 10, 28 हो गया = 7x, x आ गया 28/7, 28/7 का मतलब 7 4 28। अब देखो यहाँ पर दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता चल जाएगा। एक ही ऑप्शन से, मतलब दूसरा निकालोगे नहीं, y कोऑर्डिनेट का है निकालेंगे जब x कोऑर्डिनेट से हमको आंसर पता चल गया। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी दिए गए, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेट कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 2k - 2 माइनस k + 7, ठीक, इज इक्वल टू 2k + 6 माइनस 2k - 2। ठीक, अब इसको सीधे सीधे इधर भेज दो, तो 2 हो जाएगा 2 टाइम्स 2k - 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो k + 2k हो जाएगा 3k, प्लस हो जाएगा 7 6 13, ये आ जाएगा 4k - 4 इज इक्वल टू 3k + 13, इसको इधर भेज दो, 17 हो गया, 3k उधर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो k की वैल्यू 17 आ गई। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 करो। चलो देखो कैसे करेंगे, पहले एक रोम्बस बना लेते हैं ABCD। ये मान लो एक रोम्बस हो गया, ठीक, इसको नोट कर लो, दिस इज ए रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये पता होना चाहिए। ABCD हो गया। अब इसमें क्या कहा गया, डायगनल्स हैं, ये डायगनल्स हो गई। डायगनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट O पे, ये पॉइंट हो गया हमारा O। अब कहा गया टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेना है, एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग OA, OA को टच कर रहा हो, OD को टच कर रहा हो, ठीक है, मतलब इस तरीके का एक ये बना देना है, आर्क टाइप का बना देना है, जो OA और OD को ऐसे करके टच कर रहा हो एट E एंड F। क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये रोम्बस के बाहर नहीं ड्रॉ हो सकता है, रोम्बस के अंदर ही ड्रॉ होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं, चलो हम लोग ये मान लेते हैं रोम्बस के अंदर कहीं है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है। और कहा गया OA पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है वो E पॉइंट पे, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो F पॉइंट पे। ये एंगल हमको पता ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OEF, OEF का सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा क्या है, 90 है, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू पाई पाई ही रहने दो, इंटू r², तो 6 6 36, 4 9 36, आंसर क्या आ गया, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
कोई दिक्कत? बताओ कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 11th। टू एपीज हैव सेम टर्म, फर्स्ट टर्म सेम है दोनों एपी का। बताओ कैसे किया जाए क्वेश्चन। इसमें दिया गया टू एपीज हैव सेम फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू दोनों में सेम है। देखो इसमें कहा गया टू एपीज हैव फर्स्ट टर्म सेम है, तो दो एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज -3, तो D1 की वैल्यू दे दी गई है, पहले वाले एपी की कॉमन डिफरेंस दिया है -3, और दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस दिया है -5, तो D2 की वैल्यू दे दी है -5, और ए जो है दूसरे में भी ए ही है, कॉमन फर्स्ट टर्म ए है दोनों में। द डिफरेंस बिटवीन सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड एपी फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एपी, तो सिक्स टर्म की बात करी गई। सिक्स टर्म क्या होता है? A+5D होता है, तो A1+5D1, ठीक, माइनस सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट, तो इसको D2 मान लो, और ये मेन यहाँ पे भी कर दो A1-5, ये प्लस हो जाएगा 5D2, A1 कट जाएगा, 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, D2 - D1 हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में D2 देखो कितना है, -5 है, तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3, -5 + 3 हो जाएगा -2, तो -2 × 5 मतलब आ जाएगा -10। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करो। यहाँ पर एक काम ये करना है कि यहाँ D1 रखना है, यहाँ D2 रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर D1 - D2 आएगा, 5 ब्रैकेट में D1 - D2, तो ये प्लस में 5 रहेगा, माइनस में 3 रहेगा, तो ये प्लस में 10 आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सही कहा गया है क्या, द कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया द डिफरेंस ऑफ सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड एपी फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एपी, मतलब फर्स्ट एपी में से सेकेंड एपी को सब्ट्रैक्ट किया, ये किया गया, तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकेंड है, तो D1 - D2 होगा, ठीक है, तो 10 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या कहा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम in a lot of 600 ice cream is 0.055, number of chocolate flavored ice cream in the lot is, so the probability of getting chocolate flavored ice cream at random in lot of 600 number of chocolate, हाँ तो कितनी होगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, ठीक है, तो क्या कर दे हम लोग 0.055 को मल्टीप्लाई कर दे 600 से, ये दो जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा 1000, दो जीरो यहाँ से कट गए, तो ये आ जाएगा 330, 6×5 = 30, 33, 330 आ गया, अपॉन 10 आ गया, आंसर 33 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही है, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 तो बताओ, एक मिनट रुको, चलो 13 करो जल्दी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मान लो बड़े में आ जाता क्वेश्चन करने को, तो क्या करते, पहले इसको ऐसे करके हम ज्वाइन कर देते, ठीक, फिर यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दोगे, जो दोनों ट्राइंगल दिए हैं 1 और 2, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमको क्या दिया है, रेडियस दी गई है, मतलब ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, हमको बताना क्या है, PA, मतलब इस x को बताना है क्या होगा, ठीक, तो पहले समझो अगर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है क्या, हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम लोग यहाँ tan 30 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर देखो इसमें कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर है 5, अपॉन बेस क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है, ये सॉल्व करना है। देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी गई है हमको,
tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2/5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन में हम लोग ऊपर और नीचे cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। जब ऊपर cos थीटा कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा 10 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, ठीक, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 2 अपॉन 5, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 3, वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 10 इंटू 2/5 माइनस 2 होल अपॉन 5 इंटू 2/5 प्लस 3, ये और ये कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया 2/5 आ गया। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो क्या कहा गया, ऑल क्वींस जैक्स एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। तो क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4, जैक भी होते हैं 4 और एसेस भी होते हैं 4। तो 4 4 8 4 12 टोटल हो गए, 12 रिमूव कर दिए गए तो 52 में से 12 रिमूव करोगे तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो ये हो गया क्या, टोटल आउटकम्स हो गई। ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम इट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टू बी अ किंग। किंग कितने हो सकते हैं, तो किंग 4 के अलग अलग होंगे, तो 4 किंग्स हो सकते हैं। ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/40, मतलब 1/10। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। देखो क्या कहा गया है, सेक्टर ऑफ सर्कल विद डायमीटर, पहले एक सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और बोला गया है एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का है। तो ये हो गया सेक्टर। ठीक, ये एंगल बोला गया 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री बना दिया। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा गया, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक, तो सिंपल सा है, सरकमफ्रेंस बताना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये और ये कट गया, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो केवल क्या बचा, 11 बचा। लेकिन ये जो 11 है, ये जो 11 आया ये आर्क का है, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए बी की जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पूरा सेक्टर बोला गया है, सेक्टर मतलब पूरा, ये पूरा फिगर। ठीक है, तो मान लो इसमें ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए बी, तीनों की लेंथ जोड़ के जब बताओगे तब वो सेक्टर बनेगा। तो था 7 7 14, 14 और 11 क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर बच्चों ने 11 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, देखो क्या होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखो कैसे होगा, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा था, इसमें हम लोग सीधे सीधे कोई वैल्यू पुट करके भी आंसर बता सकते हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और 1/सेक स्क्वायर थीटा होता गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मान लो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता और ये डायरेक्ट ऐसे ना निकल पाता, तो हम क्या करते, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लेते। मान लो थीटा को 0 मान लिया जाए, तो 0 मान के भी हम इसकी वैल्यू बता सकते थे। कैसे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस tan 0 क्या होता है, फिर से 0 होता है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो कोई भी वैल्यू अगर थीटा की पुट करोगे तो इस इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की 1 ही आएगी हमेशा। ठीक है, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कैप इज सिलिंड्रिकल इन शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो मान लो एक कैप बनाई जा रही है, कुछ इस तरीके की कैप बनाई जा रही है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक ऐसे करके कोनिकल टॉप भी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम मान लो V2 है। क्या दिया गया, V1 इज इक्वल टू V2 दे दिया गया। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू दैट ऑफ हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो इसकी हाइट मान लो कैपिटल H है, इसकी हाइट मान लो स्मॉल h है।
दोनों का क्या सेम है, तो दोनों का रेडियस जो होगा वो सेम होगा। तो इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, दोनों का वॉल्यूम सेम कैसे किया जाएगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया। अब क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू द हाइट ऑफ कोन। तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो 1:3 मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 19 में बोला क्या गया, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2। जैसे मान लो, कैसे हम लोग बताते हैं जीरोस कितने होंगे क्या होंगे, बहुत आसान तरीका है, ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, कैसे समझो, देखो इसमें कहा गया था इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। जैसे मान लो ये हम कोई ग्राफ बनाए, ठीक, ये कोई ग्राफ बनाया और इसमें कोई ग्राफ इस तरीके से 2 पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। तो इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं, तो आंसर आएगा 2 जीरोज है, जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोज होते हैं। Number of zeros of polynomial is equal to the number of point where the graph of polynomial intersect x axis। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें assertion भी सही होगा, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, assertion रीजन बेस्ड है भी। देखो इसमें क्या कहा गया, टी एंड टी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल सेंटर ओ। इफ टी बी ए 75 है, तो ये वाला जो एंगल दिया है 75 है, तो ए बी ओ ये कितना हो जाएगा, तो ये पता है हमको कि ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। जबकि इसमें दिया गया कितना, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, इसका मतलब पहला फॉल्स है, तो अपने आप से ही पता है हमको दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और है भी ट्रू। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्लियर है बात? चलो अब जो क्वेश्चंस हैं बेसिक के हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, बेसिक के हैं, जरा बताना स्टार्ट करो। पहला, एलसीएम ऑफ 850, 500 क्या हो जाएगा? चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है एलसीएम ऑफ 850 एंड 500, बताओ एलसीएम क्या होगा इन दोनों का। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। तो 850 का फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए तो 17 इंटू 5, 17 5 85, और एक 5 इंटू 2, ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो गया, 17 5 85 हो गया, 850 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 17 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से 500 को क्या लिख सकते हो, तो 5 इंटू 5, 5 ज़ा 25, ठीक है, 25 2 ज़ा 50, ये हो गया, और 10 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। देख लो, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, और 5 2 ज़ा 10, 500 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तो ये 2 था, 5 की पावर 2 था। अब देखो अब तो आसान है, हमने एक बताया था पहले भी, लीस्ट लगा हो तो इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो पहले देखो क्या क्या कॉमन है, तो 17 तो सीधे सीधे हो जाएगा, तो 17 तो होना ही होना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2, ठीक है। तो कहीं है क्या ऐसा, हाँ, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हो कि 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 125 4 जा क्या हो जाएगा 500, तो 17 इंटू 500, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 2, आसान है, कहा गया है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी इसमें क्या है, -5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्या है 4 है, इंटू सी क्या है के है, ठीक। तो 25/16 आ गया इसमें, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
थर्ड करो। इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में रहेगा मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मीडियन ये आ जाएगा। मीन दिया ही हुआ है हम लोग को 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। मीडियन दिया है कितना 23, यहाँ पर 23 आ जाएगा। यहाँ पर भी 21 आ जाएगा। कर लो। ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 27 आ रहा होगा। कर लेना अपने हिसाब से। बता देते हैं 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 21 माइनस 23। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 27 हो जाएगी। आसान था। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो कैसे करेंगे। हमको पता है हाइट दी हुई है, हाइट ऐसे होती है, स्ट्रेट होती है हाइट। ठीक है, रेडियस हम लोग को दिया ही हुआ है, कितना है, हाइट कितनी है 24 है, रेडियस कितना है 7 है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पर क्या कर दो, एक स्लांट हाइट ड्रॉ कर दो, ऐसे करके एल हो जाएगी। तो एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 476, 576, 576 होता है। दोनों का अंडर रूट कर देंगे, 625 अंडर रूट 625 होता है, तो एल आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पांचवा करो। ठीक, तो 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर -3x 0 है इस इक्वेशन का, तो x की जगह -3 पुट किया जाए तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा अल्फा -1 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -3 अल्फा, तो यहाँ पे सीधे -3 अल्फा लिख दो, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आ गया 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा 1 उधर जाएगा, तो 10 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। तो अल्फा इज इक्वल टू 8/6 मतलब 4/3। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 6। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल shuffled deck of 52 playing cards. The probability that drawn card is red queen. रेड क्वीन बोला गया है, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो रेड क्वीन कितनी होती हैं, तो रेड कलर के दो तरीके के कार्ड्स होते हैं और दोनों में एक एक क्वीन होगी, तो टोटल क्वीन कितनी हो गई, रेड क्वीन 2 हो गई। टोटल कार्ड कितने 52 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/52 मतलब 1/26। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रेड हटा दिया जाए, केवल क्वीन पूछा जाए, तब क्वीन टोटल होती है 4/52 हो जाता है, 1/13 हो जाता। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, इन इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स द स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर इन टू इक्वल पार्ट, जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये मान लो एक डेटा है और इसको प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज कर दिया गया, दिख ही रहा है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब पूछा गया जो x है, जो x है मतलब जो 3 है, बोला गया है x डिवाइड्स डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स, तो 2 इक्वल पार्ट इधर, मतलब 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, 2 डेटा इधर 2 डेटा इधर। तो ये जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच के पॉइंट को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। तो 7th में बी ऑप्शन सही है। अगला 8th बताओ। चलो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स बनेंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, केवल एक टेल आया हो, तो एक टेल की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, टेल हेड हेड वाली हो सकती है। ठीक है, हेड टेल हेड वाली हो सकती है, हेड हेड टेल वाली हो सकती है। यही 3 कंडीशन बनेगी और तो कोई है नहीं।
तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 3 हो गई। टोटल आउटकम कितनी है, 8 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 जो कि है डी। अगला करो, साइन थीटा दिया है, सेक थीटा बताना है। तो देखो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 3। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 - 1, तो 2√2 हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज है 3 अपॉन बेस क्या है 2√2। तो 3/2√2 मतलब बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या होगा। आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल जूस ग्लास विद 7 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट दे दी गई है। सीधे सरफेस एरिया बता देना सिलेंड्रिकल जूस ग्लास का। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको पता है कि ग्लास कैसा होता है, ऊपर से खुला हुआ होगा और नीचे से कैसा होगा, बंद होगा। ठीक, सरफेस एरिया में केवल हम लोग कर्व सरफेस एरिया तो बताएंगे ही बताएंगे, और उसके साथ पाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πRH प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा 2H प्लस आर बचा। पाई आर है क्या 22/7 इंटू रेडियस देखो कितना है 7 है। ठीक है, अब यहाँ 2H प्लस आर है तो 2H मतलब 20 प्लस 7, तो हो जाएगा 27। ये 7 और ये 7 कट गया, 22 इंटू 27 कर लो, तो यहाँ हो गया 27, ये हो गया 22। ठीक, 2 7 जा 14, 1 4, 2 2 जा 4 1 5, फिर ये सेम चीज नीचे भी उतार दो तो 4 और 5, तो 495, 594 आ रहा है। 594 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस if getting 6 is considered success then probability of losing the game। बहुत आसान है, 6 आना जो है वो सक्सेस है, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बताओ। एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, तो लूजिंग की क्या हो जाएगी, 1 - 1/6 मतलब 5/6। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस इसमें भी वही हो जाएगा -3 मतलब -6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये दोनों का अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 52 आ गया। और 52 क्या होता है, 13 4 ही तो होता है 52, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2√13 नहीं लिख सकते हो, तो 2√13 यूनिट्स इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। क्या दिक्कत है, देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जब ये ऐसे लिखा होता है ना, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है। ये समझ के चलो कि किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखो या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखो, जब स्क्वायर हो गया तो नंबर तो अपने आप से सेम ही आना है। तो हमने क्या किया, हमने 2 माइनस -2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। इसी तरीके से दूसरे में हमने -3 नहीं किया, हमने क्या किया y2 - y1 कर दिया, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर तो 36 हो गया। तो इसलिए यहाँ 16 आ गया, यहाँ 36 आ गया। बच्चे क्या करते हैं, करोगे ये कि एक बार 2 लिखोगे, माइनस लगाओगे, फिर -2 लिखोगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लाओगे कि झंझट करोगे और वहां गलती हो जाएगी, फिर कहोगे वो क्वेश्चन ही गलत था। तो कॉन्सेप्ट केवल ये याद रखो, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर हो या x2 - x1 का होल स्क्वायर हो, दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, जब स्क्वायर लग जाता है तो वैल्यू सेम हो जाती है। अगला करो क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा फॉर व्हाट थीटा, थीटा की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये टर्म जो है वो 2 के बराबर हो जाए। सब वैल्यू पुट करके देख लो, पहले 0 पुट करके देखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा तो 1 आई। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 0, तो 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और कहा गया है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया -4, 0, तो यहाँ से इक्वेशन बना लो x+4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो ये 0 ही रहेगा, तो इसको तो छोड़ ही दिया जाए, इज इक्वल टू क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इसको यहाँ से हटा दो तो 6 ही कर दो रूट लगा के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई कि नहीं आ गई, तो पॉइंट क्या हो गया 2, 0 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर √36 था, तो √36 को क्या लिखोगे +-6 लिखोगे। हमने +6 क्यों लिया, क्योंकि जब -6 लेते तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 4 उधर की ओर -10 बना देता, लेकिन -10 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया था केवल +6 वैल्यू ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से। द वैल्यू ऑफ k फॉर इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव अ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। आगे C2, तो वही पूछा गया डोंट हैव अ सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू पूछी गई, k कहाँ पे है इसमें है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो लिख लें 5/2 इज इक्वल टू 2/k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई 4/5 मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू 4/5 है, लेकिन एक और चीज चेक कर लो कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 करके भी देख लो, तो 2/k इज इक्वल टू -7/1, तो ये तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो 4/5 ही इसमें सही है। ठीक है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आता होगा तो कर ले जाओगे, C/A इज इक्वल टू दिया गया है 2, C क्या है -7/k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई -7/2 आ गई। ऑप्शन बी बता रहे थे ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। a की वैल्यू दी गई है, A10 दिया गया, d बताना है, बहुत आसान है। देखो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 9d हो जाएगी। A10 है कितना -19 इज इक्वल टू 8 + 9d, तो d क्या आ जाएगा, ये हो गया -27/9, 9 से 27 -3 आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे यही गलती होगी प्लस और माइनस की, एक +3 दिया एक -3 दिया, आधे ही गलत करके चले आएंगे, इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 18। मिड पॉइंट जल्दी से निकालो। देखो बहुत आसान था, इवन x1 + x2/2, तो इन दोनों को -1 + 8/2 करोगे तो यहाँ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7/2, तो +7/2 पहला पॉइंट आ गया, कॉमा 3 + 3/2 ऐसे कर लो, 3 + 3/2 होल अपॉन 2, ये हो गया 1, 3 3 2 6, 9/2/2, 9/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो 7/2 कमा 9/4, ये आंसर सही है इसका, डी ऑप्शन। चलो असर्शन रीजन देखते हैं, दो ही आएंगे असर्शन रीजन। यहाँ पर असर्शन जो है वो सही दिया गया है, रीजन गलत है। हम लोग ये क्यों देख रहे हैं कि इस वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, हो सकता है एक सर्कल यहाँ से भी ऐसा बन जाए जो इन चारों पॉइंट को ही पकड़ के ऐसे करके ज्वाइन कर रहा हो। ठीक है, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा, ये सर्कल की बात इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, ये इस सर्कल का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं, ये अलग एक सर्कल का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड का जो सम दिख रहा है वो, मतलब अपोजिट एंगल का जो सम है वो दोनों में कितना है, 90 + 90 180 है, और होना भी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों का जो सम हो जाएगा ये भी 180 हो जाएगा, तभी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, ये गलत है।
दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के -1, 3। चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं जीरोज। तो एक्स स्क्वायर, 3 का ऐसा करो कि 2 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। x -3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3। यहाँ x कॉमन ले लिया तो हो गया x -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया x -3। तो x की वैल्यू एक आई 3 और दूसरी आई -1। 3 और -1 दिया गया था, बिल्कुल ठीक था। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0, 3, 0। अब बोला गया है जो ग्राफ है वो सेम, देखो सेम पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, सेम इक्वेशन है। और सेम इक्वेशन है तो -1, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। 3, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसमें ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए टोटल।